Hello, welcome to Legal Awareness web series. टीस्टा सितलवार एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनके दादा भारत के पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे। टीस्टा सितलवार 25 जून से कस्टडी में हैं। उनको हाई कोर्ट से बेल नहीं मिली। बहुत लंबी डेट दी हाई कोर्ट ने। अब वो सुप्रीम कोर्ट में आई आर्टिकल 136 के तहत। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उनकी बेल को बहुत स्ट्रांगली अपोज किया और यह कहा कि जब तक हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर ना हो सुप्रीम कोर्ट आने का राइट उनका नहीं बनता, क्योंकि आमतौर से सुप्रीम कोर्ट ऐसे मैटर्स को नहीं सुनती है जब तक हाई कोर्ट का ऑर्डर ना हो। कौन है टीस्टा सितलवार? क्या चार्जेस हैं इनके ऊपर? क्यों अरेस्ट किया गया? किस तरह के सवालात आज 3 जज बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित ने पूछे। एक मुकाम ऐसा आया कि लगता था कि आज ही सुप्रीम कोर्ट बेल दे देगी, लेकिन फिर मैटर को 2 बजे कल तक के लिए एडजर्न कर दिया गया। टीस्टा सितलवार एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। लॉ ज्वाइन किया, उसको पूरा नहीं किया, ड्रॉप आउट हो गई। फिलॉसफी में बीए किया, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से जर्नलिस्ट बन गई। भिवंडी में जबरदस्त सांप्रदायिक हिंसा हुई। उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस के लिए काम किया, बिजनेस इंडिया के लिए काम किया, और बाद में जब कम्युनलिज्म का वायरस बहुत फैलने लगा तो इन्होंने अपनी जॉब छोड़कर कम्युनलिज्म कम्बैट शुरू किया। वाकई देश की तरक्की में कम्युनलिज्म एक बहुत बड़ा रोड़ा है। इसको हटाने की कोशिश हर एक को करनी चाहिए। 2002 में गुजरात में दंगे हुए। उसके बाद एक एनजीओ बनाई जिसका नाम है सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस, सीजेपी। इस एनजीओ ने गुजरात दंगों में जो लोग इफेक्टेड थे उनके केसेस को टेक अप किया, और उसकी वजह से कुछ ना कुछ सक्सेस भी मिली। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में बेस्ट बेकरी के मशहूर मामले को महाराष्ट्र में ट्रांसफर कर दिया। कोर्ट ने जो 21 लोगों का एक्विटल हुआ था उसको भी ओवरटर्न किया और कहा फिर से इन्वेस्टिगेशन हो। इस सक्सेस के साथ साथ कई डिसअपॉइंटमेंट भी रहे। जितने भी केसेस सीपीजे ने फाइल किए उनमें अगर भारत की जुडिशरी की हिरार्की देखिए तो ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पहुंचते पहुंचते वो सारे केसेस 2013 के आते आते डिसमिस हो गए। उसमें कामयाबी नहीं मिली। एक अपील माया कोडवानी के मामले की गुजरात हाई कोर्ट ने जो कन्विक्शन किया वो अभी चल रही है। क्या चार्जेस है इनके ऊपर? टीस्टा सितलवार मशहूर सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत वाइडली रिस्पेक्टेड हैं सिविल सोसाइटी में, बड़ी जुझारू हैं। उनके ऊपर इल्जाम यह है कि इन्होंने, जैसे पहला इल्जाम इनके ऊपर यह लगाया गया था कि जाहिरा शेख जो बेस्ट बेकरी की गवाह थी उसने यह कहा कि साहब इन्होंने मुझसे कुछ इस तरीके का इंड्यूसमेंट किया। वो मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जहीरा शेख झूठ बोल रही है। जहीरा शेख हॉस्टाइल विटनेस बन गई थी। उनको झूठी गवाही देने के लिए जुर्म में सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सजा दी।
बाद में तहलका ने उस पे एक इन्वेस्टिगेशन किया और यह पाया कि शायद जहीरा शेख को कुछ इस तरीके की बात करने के लिए कुछ लेन देन और पैसे का मामला रहा। फिर जैसे कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, तीसरा सितलवात के अपने ही साथ काम करने वाले रईस खान पठान ने एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया और कहा कि इन्होंने एविडेंस का मैनिपुलेशन किया है। इन्होंने कई विटनेसेस से जो स्टेटमेंट्स दिलाए हैं वो स्टेटमेंट सच नहीं है। एसआईटी आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर आर के राघवन की बनी थी। उन्होंने भी कुछ इस तरीके की बात कही कि तीस्ता सितलवाद ने विटनेसेस को ट्यूटर किया है और कई ऐसे मामलात में स्टेटमेंट्स दिलाए जो काल्पनिक थे और इमेजिनरी थे और वाकई में नहीं हुए थे। अब ये एक बहुत बड़ा सीरियस चार्ज है। तीसरा सितलवाद का जाहिर है कि इसमें यह कहना है कि ये उनको फंसाने की कोशिश है और ऐसी कोई बात नहीं है। फिर एक ये भी बात सामने आई और ये देखा गया कि जो 22 विटनेसेस थे उनके आइडेंटिकल स्टेटमेंट्स अदालत के सामने आए गुजरात दंगों को लेके, जिससे ये इन्फ्रेंस और मजबूत हो गया कि शायद ये सारे विटनेसेस ट्यूटर्ड विटनेसेस थे, ये इंडिपेंडेंट विटनेसेस नहीं थे। ये रिपोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरिजीत पसायत, पी सदाशिवम और आफ्ताब आलम के सामने आई तो उसमें यह बात भी सामने आई कि वो एक केस कौसर बानो का, जिसके बारे में यह था कि एक मॉब ने गैंग रेप किया और वो बच्चा जो हमल में था फीटस, उसको एक शार्प वेपन से निकाला गया। ये पाया गया कि ये शायद फैब्रिकेटेड है बात। कौसर बानो के हस्बैंड का यह कहना है कि शायद जो डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया उस पोस्टमार्टम में सारी बातें नहीं लिखी गई। बाद में जब अदालत में यह मामला पहुंचा तो यह तो माना गया कि जो एक्यूज था इस मामले में उसने स्टैबिंग की थी कौसर बानो की, जिससे कौसर बानो भी मरी और उनके हमल में जो बच्चा था वो प्रेग्नेंट थी, वो बच्चा भी मर गया। लेकिन ये एविडेंस नहीं मिली कि यूट्रस से उस फीटस को भी निकाला गया। इस पर सीबीआई के फॉर्मर डायरेक्टर राघवन का जाहिर है कि यह कहना था कि कई मामलात झूठे थे, एलिगेशंस झूठे थे। फिर तीस्ता के ऊपर यह भी इल्जाम लगाया जाता रहा कि जो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हुआ गुलबर्ग सोसाइटी के मामले में, यह कहा गया कि ये डोनेशंस कलेक्ट किए गए कि साहब ये जो है हेल्प करेंगे वहां के जो विक्टिम्स हैं। कुछ ये भी बात हुई कि शायद कोई म्यूजियम बनाया जाएगा और बहुत कम पैसे का मामला, कुछ 4 लाख रुपए का मामला है, अगर मुझे सही सही याद आ रहा है, 4,60,285 रुपए का। वो म्यूजियम का प्रपोजल बाद में कैरी नहीं हुआ और वो बात डोनर्स और एनजीओ के बीच में चल रही है। लेकिन बाद में इस मामले में एफआईआर हो गई, जबकि शायद ये पहले कहा गया कि कंप्लेंट जो हुई थी तीस्ता के खिलाफ उसमें सच्चाई नहीं। तो एक ये मामला मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स का जो है उसके बारे में एक व्यू ये है कि एफआईआर में लफाइडी थी और एक व्यू ये है कि शायद इस मामले में कोई सच्चाई है जिसको प्रूव किया जाना चाहिए। फिर यह भी एक बात आई सामने कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एफसीआरए की कुछ वायलेशंस हुई हैं। लेकिन
जो सिविल सोसाइटी के लीडिंग लॉयर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो ये मानते हैं कि कोई ऐसा मामला नहीं है, ऑडिटिंग हुई है, अकाउंट सही तरीके से मेंटेन हुए हैं, और जिस तरीके का काम सिटीजन फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, उसके नतीजे में 119 लोगों का कन्विक्शन हुआ है। ये बात हमेशा हमें याद रखनी चाहिए कि भारत के सांप्रदायिक दंगों के इतिहास में कभी इतनी अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स हुई जितनी गुजरात के दंगों के बारे में हुई। अब चाहे उनको रिमिशन मिलके 14 साल हो गए जेल में, छोड़ा जा रहा हो, वो एक अलग बात है, या कुछ और लोगों को भी कोर्ट ने कह दिया कि ये अब बाहर जाके सोशल वर्क करें। जब चीफ जस्टिस बोबडे चीफ जस्टिस थे, उस जमाने के मामलात हैं कुछ, लेकिन ये वो चीजें हैं जिनके इल्जामात टीस्टा सिटलवाट पर लगाए गए। और फिर आपको मालूम है कि इस साल 24 जून को सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला आ गया, जिस फैसले में चंद बातें इनके खिलाफ कही गई कि ये इस मामले को लगातार जिंदा रखे हुए हैं, जिसके नतीजे में अगले दिन एक एफआईआर होती है और फिर इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अब 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं कि अरेस्ट हो चुकी है। लेकिन यह भी याद रखें कि जो गुलबर्ग कोऑपरेटिव हाउसिंग के मामले में एक रिप्रेजेंटेशन आया था कि कुछ इन्होंने उसमें खुर्द बुर्द की है, उसके बाद वहां पर ये जो लोग इन्वॉल्व थे उन्होंने कहा कि ये एलिगेशंस बिल्कुल झूठे हैं और ये काम जो है ऐसा नहीं हुआ है। अब आइए, जो आज सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हुई हैं उनको समझते हैं, और उसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कुछ बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे हैं, उन सवालात से ऐसा लगता है कि शायद कोर्ट इंक्लाइंड है इस मामले में टीस्टा को बेल देने के लिए। कोर्ट ने कहा कि 2 महीने से टीस्टा सिटलवाट जो एक्यूज हैं वो कस्टडी में हैं, 60 दिन हो गए, चार्जशीट क्यों नहीं फाइल हुई। कोर्ट ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद एफआईआर की जा रही है और एफआईआर में कोई बात नई नहीं कही जा रही। एफआईआर टोटली बेस्ड है जकिया जाफरी के केस में जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस हैं। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि गुजरात हाई कोर्ट ने बहुत लंबी तारीख लगा दी है। आपको याद होगा सनी देओल का फेमस डायलॉग, तारीख पे तारीख। हैबियस कॉर्पस के मामला, बेल के मामला, जहां पर्सनल लिबर्टी इन्वॉल्व हो, उसका गोल्डन उसूल यह है कि उसको प्रायोरिटी पे सुना जाए। कोर्ट ने कहा 6 हफ्ते बाद की तारीख, अगर यही प्रैक्टिस है तो दिखाइए और कितने केसेस में इस तरह के मामलात में इतनी लंबी तारीख लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नोट किया कि जो चार्जेस हैं टीस्टा सितलवात पर, वो मर्डर के चार्जेस नहीं, किसी ग्रीवियस बॉडीली इंजरी के चार्जेस नहीं। जो चार्ज है वो ये कि डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज किया गया। इसके नतीजे में कोर्ट ने कहा कि जब यूपा के चार्जेस नहीं हैं, कोई टेररिज्म का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई ऐसे जराइम के लिए चार्ज नहीं किया गया जहां बेल देने की पाबंदी हो, फिर बेल देने में डिले क्यों। चीफ जस्टिस यू ललित ने कहा कि ये जो चार्जेस हैं ये किसी स्पेशल लॉ के तहत नहीं, बल्कि ताजीरात हिंद के तहत, इंडियन पीनल कोड के तहत हैं, जिस पे कोई पाबंदी और रुकावट नई लॉ ने लगाई कि बेल ना दी जाए। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा
कि आप देखिए कि कोई एडिशनल मटेरियल आपने नहीं इसमें लगाया, आपकी एफआईआर टोटली सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड है। 2 महीने में आपने जो इन्वेस्टिगेशन किया, क्या कोई एडिशनल मटेरियल मिला है? एक औरत है जो 2 महीने से कस्टडी में है, उसका कस्टोडियल इंटेरोगेशन हो चुका है, अब और क्या आप उससे जानना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त आज नजर आई और सुप्रीम कोर्ट एक मुकाम पर आज ही बेल देना चाहती थी, लेकिन गुजरात सरकार की तरफ से बड़े स्ट्रॉन्ग डिफेंस को पेश किया सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने। तुषार मेहता ने यह कहा कि रूल ऑफ लॉ है भारत, तीसरा सिटलवाद भी देश के नागरिकों की तरह एक नागरिक हैं। मेरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन यह है कि ऐसे मामलात में जहां आर्टिकल 136 का ज्यूरिसडिक्शन इन्वोक किया गया हो, पहले हाई कोर्ट का फैसला आए, उस ऑर्डर के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट के सामने हाई कोर्ट का ऑर्डर होना चाहिए। आमतौर से सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलात को नहीं सुनती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस आर्गुमेंट को कंसीड नहीं किया और कहा कि बेल के मामलात में ये गुंजाइश रहती है कि अगर कोर्ट चाहे तो कभी इंटरवीन कर सकती है, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बिना भी सुन सकती। तीसरा सितलवाद के वकील कपिल सिब्बल थे और कपिल सिब्बल ने कुछ बहुत ही फंडामेंटल आर्गुमेंट्स और क्वेश्चंस को उठाया है। पहली चीज तो उन्होंने ये कही कि ये सारा मामला अगर ये फोर्जरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में है तो फिर मैंने तो कोई डॉक्यूमेंट फाइल नहीं किया। इन एनी केस इस मामले में एफआईआर ही मेंटेनेबल नहीं है। इस मामलात में बेसिस ऑफ कंप्लेंट जो है वो उस अदालत की तरफ से होगा सेक्शन 195 के तहत, रेड विथ सेक्शन 340 ऑफ सीआरपीसी। कहा कपिल सिब्बल ने कि ये ऑफेंस जो आईपीसी का है वो 471 का है, नॉन कॉग्निजेबल है। अगर डॉक्यूमेंट्स को अदालत में फाइल किया गया और कोई झूठी गवाही का मामला बनता है या फैब्रिकेशन और फोर्जरी का मामला बनता है तो केस फाइल होगा जब अदालत कंप्लेन करे। ऐसे मामलात में एफआईआर नहीं हो सकती। ये लॉ बिल्कुल सेटल्ड है। सेक्शन 195 को कोट किया और कहा कि यह तो शुरू ही होता है इस बात से कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस एक्सेप्ट ऑन अ कंप्लेंट इन राइटिंग बाय द कोर्ट, दैट कोर्ट जिसमें वो डॉक्यूमेंट फाइल हुआ या झूठी गवाही दी थी। एफआईआर नहीं हो सकती 194 के तहत जब तक कोर्ट की कंप्लेंट मौजूद ना हो। कपिल सिब्बल ने यह भी आर्गू किया कि जो सेक्शन 211 है, फॉल्स चार्ज विद इंटेंट टू इंजर, आईपीसी का ये नॉन कॉग्निजेबल बेलेबल ऑफेंस है, 3 साल की सजा है, छोटा जुर्म है, इसमें बेल दी जा सकती है। फिर सेक्शन 218 पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग इनकरेक्ट रिकॉर्ड और राइटिंग विद इंटेंट टू सेव पर्सन फ्रॉम पनिशमेंट और प्रॉपर्टी फ्रॉम फॉरफीचर, इसमें भी 3 ही साल की सजा है। तो जिस तरीके के आज आर्गुमेंट्स हुए हैं उससे ऐसा एहसास होता है कि कोर्ट को यह लगता है कि कस्टडी की टीस्टा की जरूरत नहीं। 2 महीने वो कस्टडी में रह ली, इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन जो कुछ होना था वो हो गया। अब जो केस उनके खिलाफ है अगर वो डॉक्यूमेंट पर बेस्ड है तो फिर बेल दी जा सकती। मैं ये समझता हूं
कि आज की बेंच जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लीड कर रहे थे, उस बेंच ने जो क्लासिकल प्रिंसिपल्स हैं पर्सनल लिबर्टी के, उनको फॉलो करते हुए कुछ बहुत सख्त क्वेश्चन पूछे। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट थे बेंच पर, जस्टिस सुधांशु धुलिया थे, दोनों बहुत अच्छे जजेस हैं। एहसास यह होता है कोई कोर्ट के ऑर्डर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता और नहीं करना चाहिए, कि अगर कल गुजरात सरकार कोई बहुत सब्सटेंटिव और स्ट्रांग आर्गुमेंट कंटिन्यूड कस्टडी का नहीं दे, तो कोर्ट शायद बेल को फेवरेबली कंसीडर करे। इन एनी केस, वो जजमेंट जिसकी बुनियाद पर टीस्टा को अरेस्ट किया गया है, एटलीस्ट 2 मुद्दों पर खुद सुप्रीम कोर्ट ने और इसके खुद देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एनवी रमन्ना ने रिव्यू एक्सेप्ट कर लिया है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। और सब्सक्राइब करने की कोई फीस नहीं है, आपको सिर्फ क्लिक करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।